हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करकी क्लासेस। डेट आज की 13 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल आपके सामने है, लोवरिंग द मास्क। जिस तरीके से अभी कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं और एक टाइम ऐसा था सितंबर अक्टूबर 2020 जिस टाइम पे केसेस बिल्कुल डिक्लाइन कर गए थे, तो क्या लापरवाहियाँ हुई हैं और अभी भी लीडर्स को क्या काम करना चाहिए। क्योंकि आज पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करें तो ये रोल मॉडल की तरफ फॉलो किया जाते हैं बहुत जनों के द्वारा। तो अगर पॉलिटिकल लीडर्स ही इन रैलीज में या फिर आप रिलीजियस गैदरिंग की बात करो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है महाकुंभ मेला जो कि हरिद्वार में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग देखने को मिल रही है। तो इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन ज़बरदस्त तरीके से फैलेगा। जो बात कही जा रही थी, आपने कितनी बार कॉल किया किसी को भी, तो क्या सुना आपने, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। और ये चीज़ कोई एक इंडिविजुअल, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही नहीं, थ्रू आउट इंडिया ये चीज़ एक नॉर्म बन के निकल चुकी थी, पर उस नॉर्म को अब सब ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हो रहा है, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरी क्या है कि पॉलिटिकल लीडर्स को और जो भी हमारे यहाँ पर रोल मॉडल्स हैं उनको एक कैंपेन फिर से चलाने की ज़रूरत है और एक बिहेवियरल इनोकुलेशन की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि लोगों को जो इंजेक्शन दे करके आप बचाव करने की कोशिश कर रहे हो इस बीमारी से, तो लोगों को ऐसे बिहेवियर में डालो ना जिसकी वजह से वो बीमारी लगे ही नहीं। प्रिवेंटिव अप्रोच होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कोविड से रिलेटेड ही चीज़ है, आप खुद देखोगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे। इधर गंगा एंड ज्ञानवपी। गंगा दैट मीन्स गंगा के किनारे वाराणसी, और वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है वो, और साथ में ज्ञानवपी मॉस्क, दोनों की बीच की लेके एक कॉन्फ्लिक्ट, और वाराणसी में एक कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से डायरेक्शन दिया है कि आप देखो कि ये जो विश्वनाथ टेम्पल है वो और साथ में ज्ञानवपी मॉस्क है जो, इनके बीच में क्या मुद्दा है, क्या वाकई में ज्ञानवपी मॉस्क को बनाया गया था विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के, लाइक दैट। तो उस सारी चीज़ों में यहाँ पर राइटर जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि फिर से कोई कम्युनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर बेसिकली जो एक्ट आया था 1991 में जिसको बोला गया था वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न 1991, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इस एक्ट के बारे में हमने देखा था, क्योंकि जब रिपोर्ट आई थी ना कल परसों, तब हमने अच्छे से बात किया था कि ये एक्ट लाने का मेन प्रयोजन ये था कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के टाइम पे जो भी मॉन्यूमेंटल स्टेटस है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है जिनका जो भी स्टेटस है, बोला उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाएगा, छोड़ करके राम मंदिर को। क्योंकि राम मंदिर में उस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहा था, अयोध्या वाला मुद्दा, राम मंदिर नहीं, अयोध्या मुद्दा बोलो आप उसको, राइट। तो उसमें मुद्दा वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हाईलाइटेड था, तो उसको तो छोड़ दिया 1991 के एक्ट से, और बाकी दूसरे सभी मुद्दों को इस एक्ट के अंडर में ला दिया। बट अभी पिटीशन लगाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि ये 1991 का जो एक्ट है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। बोला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो कि मंदिर हुआ करती थी, बट औरंगजेब के टाइम पे या फिर जिन भी रेडिकल एक कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया था रिलीजन के नाम पे, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर औरंगजेब का नाम दे रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम पे जब कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे रिलीजन के नाम पर, तब जाकर के वो जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी, जो टेम्पल्स बने हुए थे, उन टेम्पल्स को डिमोलिश किया गया और उनकी जगह पे स्ट्रक्चर्स बनाई गई। तो एक तो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी रहना, और दूसरा अभी ये विश्वनाथ टेम्पल और ये जो ज्ञानवपी मॉस्क है, इनके बीच में ये जो मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं फिर से एक कम्युनल इश्यू को हाईलाइट करने में एक चिंगारी का काम कर सकती है। तो पॉइंट यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, और आज वो रियलिटी है, तो उसमें यहाँ पे कोई इशू को ज़्यादा टेंशन वाला बनाने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञानवपी मॉस्क वाला मुद्दा है और साथ में ये विश्वनाथ टेम्पल है ना, ये बता रहे हैं, बोले बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि टेम्पल को और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से ये क्लियर भी है कि ज्ञानवपी मॉस्क जो है उसको बनाने के लिए आप देखोगे कि जो नींव है ना, जो आप बोलते हो कुर्सी जिसको बोलते हो, प्लिंथ जिसको बोलते हैं ना, उस प्लिंथ की भी अगर हाइट देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग बोले ज्ञानवपी मॉस्क जो है वो विश्वनाथ टेम्पल को थोड़ा सा हटा करके फिर बाद में बनाई हुई है। तो बेसिकली इन चीज़ों को, हर एक चीज़ को आप टेंशन वाले मुद्दे से देखना शुरू कर दोगे तो ऐसे तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, और बाकी फिर बाद में हिंदुत्व और वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। देखो इतने ज़्यादा इफेक्टिव
ये आर्टिकल हमारे लिए है नहीं, बस जो सेंस था वो हमने निकाला। आप एक बार खुद से रीडिंग मार सकते हो, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम की चीज़ है नहीं, बस केवल हाँ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अपडेट रहना ज़रूरी है जो हमने देखा। हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे थाउ सॉल्ट नॉट। बेसिकली इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैलकाटा, उसको जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि टीचर्स एक डेमोक्रेटिक मैनर में काम नहीं कर पाएंगे, जिसमें वो अपने डिसेंट नहीं दे पाएंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। तो टीचर्स ने इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया है, बोले ये चीज़ अगर कर दोगे तो जब इंटेलेक्चुअल लोग आपको क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं करेंगे, तो फिर कमियां कैसे दूर होंगी। इस आर्टिकल को हम ज़रूर देखेंगे। आगे देखते हैं। इसके अलावा हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये वाला इंडिया एंड ग्रेट पावर ट्राइंगल, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया का क्या ट्राइंगल चल रहा है जानेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन वाले पॉइंट से ये कनेक्ट कर पाएंगे हम। और साथ में तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये वाला मीट द डॉक्ट्रिनल चैलेंज, कि अभी जो माओइज्म की एक्टिविटी के चलते हमारे 22 जवानों ने अपनी इंपॉर्टेंट लाइफ को खो दिया, वो चीज़ आगे ना हो उसके लिए क्या किया जाए। तो अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को, ठीक है। और नीचे वाला ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ोगे कि नेशनलिज्म के पॉइंट पे अंबेडकर जी के क्या ओपिनियन थे। ये राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी, उनके द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, आप खुद से पढ़ोगे एक बार इसको, ठीक है। तो 3 आर्टिकल से देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है थाउ शॉल्ट नॉट। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो फैकल्टीज़ हैं आईआईएम कैलकाटा की, तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो कि डेमोक्रेटिक मैनर में जब एक इंस्टीट्यूशन काम करता है तो उसका फ़ायदा पूरी सोसाइटी को मिलता है, और जब उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाम लगानी शुरू कर देती है सरकार, तो उस टाइम पर फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ही बनी रहती है, उनके सोल्यूशन पे काम नहीं किया जा सकता। तो क्रिटिसिज्म और प्रोटेस्ट दोनों पर बैन लगाने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अपनी तरफ से दे दिया। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या कहा है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ पर रोक लगाई जाती है कि वो इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, या फिर अगर वो साथ में मिलकर के कोई भी विरोध करना चाहते हैं किसी भी इशू का, तो उस विरोध के चलते अगर पब्लिक ऑर्डर को कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, कभी कहीं पर भी जो पब्लिक ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। आप ये देखोगे कि इसमें फिर जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने साथ में मिल कर के और अपनी तरफ से एक ऑपोजिशन की जो वॉइस है वो भी राइज करनी शुरू की। साथ में आप देखोगे कि कोई भी कलेक्टिव पिटिशन नहीं लगा पाएंगे वो फैकल्टी मेंबर्स, प्रेस से बात नहीं कर पाएंगे, तो आप ये देख, और या फिर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे अपने खुद के कैंपस में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक मैनर में या डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, और वो भी कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि फैकल्टी मेंबर्स को अब ऑर्गेनाइज होने से भी मना कर दिया गया है। साथ में अभी आप देखोगे कि फैकल्टी मेंबर्स ने जो ऑब्जेक्शन अपना रजिस्टर कराया था आईआईएम कैलकाटा के डायरेक्टर के खिलाफ, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, अल्टीमेटली उनको अपनी खुद के पद को छोड़ना पड़ा। तो डायरेक्टर्स का और फैकल्टीज़ का दोनों का काम अलग होता है। एक डायरेक्टर होता है वो ये देखता है कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन काम करे, राइट, और दूसरी तरफ एक फैकल्टी है वो ये चाहती है कि अच्छे से अच्छे और एक क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को अवेल कराई जाए और एक ऑटोनॉमी मिलती रहे फैकल्टीज़ को, तभी तो वो अपनी खुद की जो सोच है और खुद के हिसाब से फिर बाद में ज्ञान को डिलीवर कर पाएंगे बच्चों के लिए। तो बेसिकली ये जो डायरेक्टिव दिए गए हैं ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो रूल्स हैं उनके हिसाब से दे दिया। बट यहाँ पर साथ बात है कि एक तरफ तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स हैं। क्या दोनों का काम सेम ही है क्या वाकई में फैकल्टीज़ का भी वही काम है जो ब्यूरोक्रेट्स का काम है? जी बिल्कुल भी नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही एक फंडामेंटल एरर है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में बिल्कुल क्लियर बात आती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और कॉलेज टीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कॉलेज टीचर्स हैं, पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रूल एंड ऑर्डर या फिर जो भी लॉ क्रिएट कर दिए गए उनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। टीचर्स हैं वो, उनका काम ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, वो कहीं ना, और या फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए ओबीडियंट हो, उनके मतलब बिल्कुल ही गवर्नमेंट के सामने नतमस्तक होकर के उनकी सारी बातें माने। टीचर्स का काम क्या है
कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करे जहाँ पर ज्ञान का डिसएमिनेशन हो, ज्ञान का प्रसार हो। इसके अलावा कंटेस्टेशन हो, बातचीत हो, डिबेट हो, डिसेंट भी, अगर कोई नाराज़गी भी जाहिर करे तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाए। जैसे क्लास में कोई फैकल्टी आपको पढ़ाए तो उस टाइम पर आप अपनी अगर कोई डिसेंट देते हो तो टीचर वहाँ पर उस डिसेंट को एड्रेस करे, इस तरीके का माहौल हो, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो किसी भी पॉइंट को लेकर के। तो आप इस चीज़ को लेकर के ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल अगर अप्लाई करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का कारण है अपने आप में। ओके, इसके अलावा 2018 की अगर बात करें तो टीचर्स ने अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी ना, जिसमें इसी तरीके के कुछ कानून लाए गए थे कि टीचर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह कंडक्ट को इंश्योर करेंगे। तो उस चीज़ को पहले भी अपोज किया जा चुका है और सेम चीज़ अभी की जा रही है, जिसमें टीचर्स की ऑटोनॉमी को एनक्रोच किया जा रहा है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरीके का सप्रेसिव ऑर्डर है, गैग ऑर्डर है। मतलब गैग ऑर्डर का होता है कि कुछ लीगल ऑर्डर्स जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के राइट्स को दबाने की कोशिश करे। ऑटोनॉमी की अगर बात करें तो ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर हमेशा से रहा है। ये जो हमारे प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें हम बात कर रहे हैं अभी IIM की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, तो इन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ कहीं भी कोई मुद्दा आता है तो इन पे एकदम मुखर होकर के ये अपनी बात को रखते हैं, ठीक है। जब IIM एक्ट 2017 लाया गया था तो इन इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट रखने की बात की गई थी कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल मैनर में, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही सेपरेटली, एक पूरे सिनेरियो को, समाज की मुद्दों को देख करके फिर बाद में यहाँ पर काम होगी, तब जाकर के इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंस देने की बात की गई थी, ऑटोनॉमी देने की बात की थी। बट इसके बावजूद IIM को कहीं ना कहीं हर तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि IIM अहमदाबाद का एक मुद्दा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी तरफ से एक PhD थीसिस को रिव्यू करने की बात कही, क्योंकि उस PhD थीसिस में BJP जो कि अभी रूलिंग पार्टी है उसको प्रो हिंदू अपर कास्ट पार्टी बता दिया। तो इसमें ये कहीं ना कहीं आप देखो कि इसमें PhD थीसिस तो कुछ टॉपिक्स पे होती हैं, कुछ इश्यूज पे होती हैं। अब कुछ इशू को लेकर के अगर किसी पार्टी को ये नरेट करने की बात की जा रही है तो इसको आप हॉलिस्टिकली क्यों देख रहे हो? इसको आप थीसिस का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी तो देखो। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अभी देखने को मिल रही है IIM कलकत्ता में भी, कि जो IIM एक्ट में इंडिपेंडेंस देने की बात की गई थी, उस इंडिपेंडेंस को आप क्यों ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। साथ में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो मेन मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके काम के ऊपर लगाम लगाने, उन पर सवाल लगाना फैकल्टी के हाथ में होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ में गवर्नमेंट ने देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च की है, जिसमें यह एक्नॉलेज किया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिसएग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एकेडमिक एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए। तो एक फीडबैक सिस्टम होना ज़रूरी है कि अगर मैनेजमेंट में कहीं कोई गड़बड़ियाँ हो रही है तो फैकल्टीज़ उन गड़बड़ियों को हाईलाइट कर दे, ठीक है। IIM कलकत्ता की फैकल्टीज़ की अगर बात करें तो इन्होंने यही एग्जाम्पल पुट किया, और आप देखोगे ये कोड जो है वो इन फैकल्टीज़ पे कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ज़रूरत क्या है कि कैसे भी करके इस ऑब्जेक्शन के ऊपर काम किया जाए और विड्रॉ कर लिया जाए ये जो कोड रूल अभी डाले गए हैं IIM फैकल्टीज़ के ऊपर। हाँ, इस पेपर को आप इसको GS पेपर 3 एजुकेशन वाले से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है मीट द डॉक्ट्रिनल चैलेंज। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? एक तरीके की आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले हम आइडियोलॉजी को डिकोड करें, फिर बाद में माइस्ट एक्टिविटीज़ को हम ठीक करने की कोशिश करें। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो GS पेपर 3 वाला जो पोर्शन है ना, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड भी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, पर ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी वाले से आप टिल्ट कर पाओगे GS पेपर 3। गवर्नेंस वाला GS पेपर 2 में चला ही जाता है। तो आर्टिकल लिखा है राम माधव जी ने, ये कहते हैं कि माइस्ट एक्टिविटी पीक पे पहुंचना शुरू हुई 2010 में। उसके बाद में लगातार पॉलिटिकल सिनेरियो में बातचीत हुई है कि कैसे भी करके माइस्ट एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल करें, बट कोई सक्सेस नहीं मिली। कभी 25 जवानों को अपनी शहीदी देनी पड़ती है, तो कहीं 22 जनों को देनी पड़ती है। 2017 में 25 CRPF पर्सनल्स को असैसिनेट कर दिया गया था सुकमा डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट जो मिलिटेंट्स हैं उनके द्वारा। सिमिलरली
17 का हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर, ऐसे ही 22 जवानों का लेटेस्ट आपको पता है ही। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है जिस पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ऊपर का तो आपको पता है ही कि अभी जो प्रीवियस इंसिडेंट हुआ है, अभी जो रिसेंटली है, प्रीवियस पहले भी हुए, रिसेंट अभी भी हुए, तो इसी तरीके से अगर टैकल हम करते रहे मायोस्ट एक्टिविटी को तो फ्यूचर में डेफिनेटली होंगे। तो अटेंशन देने की ज़रूरत है कि एक स्ट्रक्चर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। आज अगर मायोइज्म को अगर हमने नहीं समझा तो हम कैसे इस मिलिटेंसी को कंट्रोल कर पाएंगे, इन लड़ाकों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। क्योंकि मायोइज्म की अगर बात करें, मायोइज्म दैट मीन्स माओ को फॉलो करने वाले। माओ कौन? माओ जेडांग, चाइनीज लीडर, कम्युनिस्ट चाइनीज लीडर, जिन्होंने कम्युनिज्म का शुरुआत किया था चाइना के अंदर। ये मानो आप, तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे हम डेमोक्रेटिक कंट्री बने और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बना। तो ये कंटेम्प्रेरी माओइस्ट जो हैं वो माओइज्म को, माओ को फॉलो करने वाले थे। तो माओ ने 1937 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था लुंग यूजी जैन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं ऑन गुरिल्ला वार, कि आप छुप करके कैसे पुलिस को या फिर जो भी स्टैब्लिशमेंट है उसको आप हरा सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपनी बुक में बताई। और गुरिल्ला वारफेयर जो है वो माओ के हिसाब से क्या है कि एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं कि छुप करके आप अटैक करो तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ही माओइज्म काम करेगा या फिर गुरिल्ला वार काम करेगा, नहीं। गुरिल्ला वार जो है वो एक पॉलिटिकल वन आइडियोलॉजी भी बताई है इन्होंने यहाँ पे। तो इसी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम केवल मिलिट्री का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के हमारे जवानों को भेज दें वहाँ पर ग्रुप बना करके, तो क्या वाकई में हम मायोइस्ट एक्टिविटीज़ को रोक पाएंगे? तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं बिल्कुल हम फेल हो जाएंगे वहाँ पर। तो अगर हमें जहाँ जहाँ पर माओइज्म फैला हुआ है इंडिया में, अगर उन लोगों को सही से एक मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है या फिर उनको माओइज्म से दूर करना है, तो हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर भी काम करने की ज़रूरत है। तभी तो क्या कहा, स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझो और फिर उसके ऊपर आप काम करो। ठीक है, माओइज्म की बात करें या इस्लामिक रेडिकलिज्म की बात करें जो कि कश्मीर में टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो मेजर सिक्योरिटी इश्यूज है, जैसे आपको मैं नॉर्मल बात बताऊं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कश्मीर की बात करो या इस्लामिक रेडिकलिज्म या माओइज्म, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज हमेशा से बनते रहे हैं। और इन सब के पीछे एक स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन रही है, कुछ आइडियोलॉजी का असर ज़रूर रहा है जो कि ब्रेन वॉश करता है लीडर्स का और कैडर तैयार कर लेते हैं, मिलिटेंट्स को तैयार कर लिया जाता है। तो ये जो डॉक्ट्रिनल चैलेंज है ना, ये आइडियोलॉजिकल चैलेंज, इसका हमें एक डॉक्ट्रिनल रिस्पॉन्स ही तैयार करना पड़ेगा। कहने का मतलब इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए हमें पॉलिटिकल कम मिलिट्री आइडियोलॉजी को रिप्लेस करने के लिए हमें पॉलिटिकल कम मिलिट्री आइडियोलॉजी का एक नया मॉडल तैयार करना पड़ेगा, जो कि एक रिस्पॉन्स के तौर पे हम अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स ये चैलेंज को रिमूव कर देगा। तो ये चीज़ बता रहे हैं राइटर, जिसमें हमें गवर्नमेंट को रोमांटिक, अभी तक हीरोइज्म पे ज़्यादा विश्वास रहा है। इसमें क्या होता है कि अभी जैसे मान लो कि अटैक किया, 22 जो हमारे जवान थे उनकी जान गई, तो उस केस में आप एक चीज़ बताओ, गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी थोड़ा अलर्ट हो जाएगी और माओइज्म की एक्टिविटी को वहाँ पर सप्रेस करने के लिए कुछ हीरोइक एक्टिविटी करेगी। ठीक है, कि हाँ कैसे भी करके वाई बटोर ली जाए पूरे देश के अंदर। पर क्या वाकई में माओइज्म एक्टिविटी ये ख़त्म हो पाएंगी इससे? जी बिल्कुल भी नहीं। इसकी ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी रिजल्ट ही दे करके खुश हो सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए आपको कुछ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है। ये रिपीटेड फेलियर्स हमने देखे, सिक्योरिटी फोर्सेस को कितना ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है, और रही सही में यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ही कम दिखाई देता है। केवल सिक्योरिटी पर्सनल्स को आगे धकेल दिया जाता है, पीछे कोई प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है। तो बात क्या आ गई कि आप इस माओइज्म को केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। सबसे बड़ी गलती तो ये है, आप इसको पॉलिटिकल कम मिलिट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तब जाकर के काम होगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि माओइस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? तो सॉल्यूशन में आप सीधे सीधे ये पॉइंट लिख लो, इसके 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। नंबर 1,
अराउजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पीपल, लोगों को आप एनकरेज करो, तैयार करो और उनको ऑर्गेनाइज करो कि भाई आपके लिए माओइज्म की एक्टिविटीज को फॉलो करना सही नहीं है, अच्छी जिंदगी आप दूसरे तरीके से जी सकते हो। दूसरा, अचीविंग इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, तो दोनों को साथ में आने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट, स्टैब्लिशिंग बेसिस, कि जहां जहां पर माओइज्म की एक्टिविटीज बढ़ रही है वहां वहां पर हम पुलिस थाने, सीआरपीएफ के कैंप्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वहां पर जो आप कहना चाह रहे हो जिस तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वहां पर माओइस्ट इफेक्टेड एरियाज में आप प्रेवलेंट करना चाहते हो, वैसे इस्टेब्लिशमेंट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, बेसिस को इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर फोर्थ, इक्विप करो फोर्सेस को तैयार करो और उनके पास में ट्रेनिंग हो, इक्विपमेंट हो, जिससे कि वो, अगर उनको एक कह सकते हैं ना कि आप एक ऑफेंसिव मैनर में भी काम करना चाहे तो वो ऑफेंड भी कर पाएं, और अगर अटैक हो जाए तो डिफेंसिव मैनर में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार करना होगा उनको। पांचवा पॉइंट, बिल्डिंग नेशनल स्ट्रेंथ, हमें हमारी राष्ट्रीय ताकत, मतलब हमें खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में जो एनिमी की नेशनल स्ट्रेंथ है उसको डिस्ट्रॉय है। मतलब हो गया क्या, खुद की नेशनल स्ट्रेंथ क्रिएट करो और एनिमी को कहां कहां से सपोर्ट मिल रहा है उसको खत्म करो, और साथ में रीगेनिंग लॉस्ट टेरिटरी, जहां जहां पर माओइस्ट एक्टिविटीज ज्यादा हो रही हैं उन सारे एरियाज को कैप्चर कर लो। तो ये 7 पॉइंट की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। आंसर राइटिंग में टू द पॉइंट आंसर आप लिख दो। यही चीज़ आप नॉर्थ ईस्ट के लिए लिख सकते हो, यही चीज़ आप कश्मीर के लिए लिख सकते हो, कि कैसे भी करके आप अगर टेररिज्म को या फिर रेडिकलिज्म को या फिर माओइज्म को या नॉर्थ ईस्टर्न सेपरेटिज्म को आप अगर ठीक करना चाहते हो तो ये 7 प्रॉन्ज्ड स्ट्रेटेजी काम में आने लायक है। देखो, लोग, आर्मी और टेरिटरी, मतलब उनका एरिया, ये 3 मेन लार्ज इंग्रेडिएंट है माओइस्ट गुरिल्ला वारफेयर का, कि इन तीनों के बेसिस के ऊपर ही वो लगातार अपने पूरे टारगेट्स में सक्सेसफुल होने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या हो कि माओइस्ट जोन है उसको लिबरेट किया जाए, उनको वहां से उस जगह को फ्री कराया जाए। देखो, दंडकारण्य फॉरेस्ट जो है ना, आप देखोगे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स का जो जॉइंट पोर्शन है ना, वो दंडकारण्य रीजन है, जहां से ये कौन सी रिवर है, ये महानदी रिवर का ओरिजिन होता है। इस रीजन को हमें लिबरेट कराने की जरूरत है। तो अब राइटर बता रहे हैं कि ये जो 3 मेन जो पावर है ना माओइस्ट की, क्या, पीपल, आर्मी एंड टेरिटरी, पैट जिसको आप बोल सकते हो, तो इनको टैकल करने के लिए हमें मेटिक्यूलस प्लानिंग बनाने की जरूरत है, बहुत सोच समझ करके। और इन तीनों फ्रंट्स के लिए सबसे पहली बात आ गई पीपल। ये सबसे बड़ा वेपन है माओइस्ट के हाथों में, ये सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब तक लोगों का सपोर्ट है तब तक देश चलेगा, तब तक सरकार है, ठीक है। तो एग्जैक्टली माओइस्ट जो भी हैं उनको जब तक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ना, तब तक वो हमेशा अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में फेल होंगे ही नहीं। तो इसी चीज़ पर मेन काम करने की ज़रूरत है। तो माओइस्ट को इस चीज़ का एक ये जो बेस है ना लोगों का, ये खत्म करना पड़ेगा। अब ज़्यादा लोग कौन हैं वहाँ पर? पुअर पीजेंट्स हैं, जो लोग पैसे वालों से की अत्याचार से बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो हमें वहाँ पर देखो, लोगों को समझाना होगा। सीआरपीएफ जवान जो हैं, अभी देखो, आप देखोगे 22 जनों की जब ये अभी एक्सपायर हुए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चलते, तो उनमें से एक सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मिन्हास, इनको कैप्चर करके ले गए थे वो, ठीक है, वो ये जो माओइस्ट जो थे। तो इन्होंने देखा कि जहाँ जिस गांव में मैं रुका हुआ था वहाँ पर बहुत मास गैदरिंग थी, और वो जो माओइस्ट थे उनको प्रमोट कर रहे थे वो लोग, सपोर्ट था उनके पास में। तो जब तक माओइस्ट के पास में पॉपुलर सपोर्ट है तब तक आप उनको कैसे हरा पाओगे? तो सबसे पहले उनका जो लोकल पब्लिक बेस है उसको रिड्यूस करो। तो केवल मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पे अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये कोई पैनेशिया नहीं है, रामबाण इलाज नहीं है। इसके लिए पब्लिक को जो कुछ भी माओइस्ट की तरफ से सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट आप गवर्नमेंट की तरफ से अवेल कराना शुरू करो। उनको इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत है। ये जो मिसगाइडेड लोग हैं उनका ब्रेन वॉश होया हुआ है, तो उनको डेवलपमेंटल बिहेवियर दो, उनके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, डेवलपमेंट दो उनको। थोड़ा सा एक कहता है ना कि एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ उनको खींचने की ज़रूरत है। और साथ में
काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ को भी चलाने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब कि आप लोगों पर भी ध्यान दो और माइस्ट एक्टिविटी को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही करो। तो एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा, माइस्ट जो है वो मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको डीमिलिटराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नेपाल, बिहार और कुछ और एरियाज में, अलग अलग स्टेट्स में जिस तरीके से काम किया गया ना इनको डीमिलिटराइज करने में, वो ही एप्लीकेशन हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है इस दंडकारण्य रीजन में। और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जो भी सिविल सोसाइटी की अलग अलग सेक्शंस हैं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, एक तो गांधीयन और एक आरएसएस लीडर्स, जिन्होंने ट्राइबल लोगों के साथ में एंगेजमेंट रखी और एंगेजमेंट के साथ में ट्राइबल लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उनका अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। तो सिविल सोसाइटी का काम यही तो है ना कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है जिनमें ट्राइबल लोग भी आते हैं उनकी वेलफेयर का काम करे। तो क्यों ना वो सिविल सोसाइटी के लोग माइस्ट इंसर्जेंसी वाला एरिया है जहाँ पर माओइज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पर लोगों को जा कर के और उनकी वेलफेयर के लिए काम करें, उनको एक तरीके से एजुकेट करें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अगर हम लेकर के चलते हैं और वहाँ पर ब्लेमिंग हो जाती है लीडरशिप के कि लीडरशिप थी वो बड़ी वीक थी, जैसे हमने बात की थी पिछले एक आर्टिकल में कि आईपीएस ऑफिसर्स को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, जबकि आईपीएस ऑफिसर्स को मिलिट्री ऑपरेशंस का इतना नॉलेज होता ही नहीं है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में काम करते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो चीज़ माओइस्ट लीडरशिप में दिखाई देती है वो चीज़ हमारी तरफ से जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को कंडक्ट करने वाले जो हमारे जवान हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए। माओइस्ट के अंदर बताई जाती है कि वो रेजोल्यूट हैं, लॉयल है, सिंसियर हैं और रॉबस्ट हैं। ये उनकी लीडरशिप की क्वालिटी है। बोले ये क्वालिटी हमें भी हमारे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कंडक्ट करने वाले लीडर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देके ये वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है। आज माइस्ट एक्टिविटी के पीछे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी जो रेवोल्यूशनरी टेक्निक है वो, ये कहीं ना कहीं, और साथ में आप देखोगे सीवियर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो बोले ये चीज़ हमें हमारे जवानों को सिखानी पड़ेगी। आप गुरिल्ला स्ट्रेटजी को केवल इसी तरीके से देखो कि केवल ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, जी ऐसा नहीं है। तो गुरिल्ला स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए हमें भी हमारे जवानों को अलर्टनेस, मोबिलिटी और अटैक करने की जो आइडिया है वो सिखानी पड़ेगी, जो कि माओ से इन्फ्लुएंस होकर के इन माओइस्ट एक्टर्स ने या इंसर्जेंट्स ने सीखा है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि एक तो मिलिट्री हो गई माओइज्म की या माओइस्ट की, उनके मिलिट्री बिहेवियर को हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। तो दूसरी तरफ हमें हमारी लीडरशिप को भी अच्छा तैयार करने की ज़रूरत है। फिर तीसरा मुद्दा रह जाता है टेरिटरी का, कि जितना एरिया अभी तक आप देखोगे माओइस्ट एक्टिविटीज़ के चलते माओइस्ट लीडर ने कैप्चर कर लिया है, उस एरिया को हमें धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा, जो कि छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी स्टेट्स ने बहुत अच्छे से किया है। जैसे आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी खुद की एक इम्पॉर्टेंट विंग तैयार कर ली डिफेंस के लिए, और सीआरपीएफ के जवानों के साथ में मिलकर के, और फिर बाद में अपने एरिया को रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में बेस बहुत कम हो रहा है वैसे तो, पर इसी को हमें ध्यान में भी रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप काउंटर अटैक कर पाओगे, तब जाकर के आप लोगों को रिकवर कर पाओगे, वहाँ के लोगों को आप समझा पाओगे, तब जाकर के आप उनके वेपन, जो मेन 3 वेपन हमने देखे, पीपल, साथ में आ गई आर्मी और तीसरा आ गया टेरिटरी, इन तीनों को कैप्चर करेंगे, तब जाके माओइस्ट एक्टिविटी को आप कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो फिर बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही हम प्रॉब्लम का सामना करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो टेक्टिकल चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि कहाँ पर एक्टिव, मतलब अभी वो पूरा माओइस्ट का जो ग्रुप है वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्या प्लान किया जा सकता है, फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है वो, टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों की हेल्प लेकर के हम इस इंटरनल सिक्योरिटी इशू को टैकल कर पाएंगे। तो ये है पूरा डॉक्ट्रिन प्लान पूरा का पूरा। तो सजेशन में बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, काम आ जाएगा आपके आंसर राइटिंग में डेफिनेटली। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड द ग्रेट पावर ट्रायंगल। इसको आप जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन वाले में, और ये थोड़ा समझने वाला आर्टिकल है, ठीक है।
तो उससे क्या होगा, कभी इंटरव्यू में कोई डील हो या फिर कभी आपको थोड़ा सिनेरियो समझ में आए तो ठीक, आप सेंटिमेंटल ना हो, कुल मिला के बात ये है। तो आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन के द्वारा। देखो, रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव जब दिल्ली आते हैं और उसके बाद में इस्लामाबाद चले जाते हैं, तो बहुत सारे साइंस हमें देखने को मिलते हैं कि आज इंडिया और रशिया, या फिर इंडिया और यूएसए, या फिर रशिया और चाइना रिलेशंस किस फेज से गुजर रहे हैं। तो आज अगर आप देखोगे, चाइना और बीजिंग के रिलेशनशिप बताए जा रहे हैं कि आज हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। ये चीज़ बोली गई रशियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा इंडिया में आकर के, ठीक है। दूसरी तरफ आज आप देखोगे, इंडिया ने अपनी तरफ से जो अभी एक हेजिटेशन अपना रखी थी कि हम वेस्ट के साथ में, वेस्ट का मतलब आप समझ जाओ यूएसए और यूरोप, इनके साथ में इंडिया ने अभी तक अपनी कोई एंगेजमेंट नहीं रखी ओपनली, तो वो चीज़ अब जाके दिल्ली ने अपनी हेजिटेशन को छोड़ा है। और आज दिल्ली ने अपनी तरफ से वेस्ट के साथ में एंगेजमेंट तो शुरू किए ही हैं, बट आज के सिनेरियो में इंडिया का जो रोल है, जो ओहदा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा है। चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कोरोना का जो कोवैक्स प्रोग्राम है WHO के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला, उसमें एक बहुत बड़ा सप्लायर के तौर पे निकल के आ रहा है, या फिर आप आज इंडियन इकोनॉमी की बात करो, वर्ल्ड की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो इंडिया ने अपनी तरफ से अपनी फॉरेन पॉलिसी का जो गियर चेंज किया है, वो भी एक रियलिटी है। अगर हम परमानेंट फीचर्स को धीरे धीरे चेंज करते हैं तो वही रियलिटी हमें देखने को मिलती है वर्ल्ड लेवल पे। जैसे आज जिस तरीके से इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ चल रहे हैं, उसी तरीके से यूएसए के साथ चल रहे हैं, उसी तरीके से इंडिया के रिलेशन यूएसएसआर के साथ हुआ करते थे। और चाइना को उस टाइम पे यूएसएसआर और इंडिया के रिलेशन को लेकर के चिंता थी, तो आज इंडिया और यूएसए के रिलेशन को लेकर भी चाइना कहीं ना कहीं चिंता में है। तो ये चीज़ तो बदलता सिनेरियो है भाई, कौन किसका दुश्मन कब बन जाए, केवल एक छोटा सा इंसिडेंट है वो ट्रिगर कर सकता है। और फिर धीरे धीरे इतने इश्यूज होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, तो कहीं पर भी कौन सा मुद्दा फेवरेबल है उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो रिलेशन अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कि इंडिया चाइना की बात अगर हम करें तो दोनों के बीच में ट्रेड सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पर बात जब आ गई टेरिटोरियल इशू की, जब ईस्टर्न लद्दाख में एग्रेशन दिखाया चाइनीज मिलिट्री ने, तो इंडिया ने ट्रेड को भी डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत की बात होने तक शुरू हो गई कोविड-19 के टाइम पे। तो एक एक चीज़ें, इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, तो यहां पर इस आर्टिकल में बेसिकली ट्रायंगुलर रिलेशन रशिया, चाइना और अमेरिका, इस पर फोकस किया जा रहा है। और लाव्रोव ने अपनी तरफ से, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए, उन्होंने ये कहा कि मॉस्को और बीजिंग के रिलेशन बेस्ट एवर टाइम में आप मान सकते हो। पर यहाँ पर राइटर सी राजा मोहन जी क्या कह रहे हैं कि 1950s के टाइम पे रशिया चाइना का जो रिलेशन था ना, उसके कंपैरिजन में आज का रिलेशन ज़्यादा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उस टाइम पर तो अलग ही लेवल का हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करने वाले दोनों कंट्रीज थे। आज रशिया ने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत कम कर दिया है। 1950s में रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन और चाइनीज लीडर माओ जेडांग, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थी ना, वो देखने वाली थी। आज आप देखोगे कि रशिया उस टाइम पे बिग ब्रदर का काम किया करता था, तो आज चाइना एक सीनियर पार्टनर का काम कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक गैप तो है, पर आप अगर इस टाइम को ये कहो कि रशिया और चाइना के रिलेशन बहुत जेनिथ पे चल रहे हैं, तो नहीं। 1950s के टाइम पे जो हुआ करता था वो एक अलग ही था, जब चाइना के ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजिकल और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया ने बहुत हेल्प की थी। इवन बीजिंग को न्यूक्लियर वेपन पावर भी बनाने के लिए पूरी हेल्प की गई थी रशिया के द्वारा। फिर 1960s की बात करें तो दोनों कम्युनिस्ट स्टेट एक दूसरे की गर्दन पकड़ने तक आ गए थे। आइडियोलॉजी साइड में पड़ गई थी, क्योंकि आप देखोगे कि वहां पर चाइना का जो एक आइडिया था टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, जो कि आज भी देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं माओ जेडांग के आइडिया पे काम कर रहे हैं अभी शी जिनपिंग, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं अभी। तो रशिया और चाइना एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और 1969 में तो आप देखोगे सीनो सोवियत स्प्लिट का भी रिजल्ट देखने को मिलता है, और दोनों के रिलेशंस बिल्कुल डिसमल, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे मॉस्को, बीजिंग, दोनों के दोनों टूट गए। अब वो कोशिश करते हैं वॉशिंगटन को राजी करने के लिए, वॉशिंगटन को सपोर्ट लेने के लिए। तो ये जो ब्रेकअप था ना रशिया चाइना का, इसने एक स्पेस खोल दिया दिल्ली के लिए, क्योंकि हमने भी 1962 में चाइना से लड़ाई की और उसमें हमारी हार भी हुई। तो ऐसे में
रशिया चाइना की लड़ाई होना, इनका टूटना, दूसरी तरफ इंडिया चाइना का लड़ाई होना, इंडिया का हारना, तो इंडिया फिर बाद में रशिया की तरफ जाना शुरू कर देता है और एंगेजमेंट शुरू हो जाती है इंडिया और यूएसएसआर की। इस चीज़ को लेकर के चाइना बड़ी चिंता में आने लग जाता है और ये लगातार ऑब्जेक्शन चाइना लगातार करता रहता है कि भाई ये क्या कर रहा है इंडिया। बट आज भी देखोगे तो आज तो इंडिया का रिलेशन यूएसए के साथ अच्छा है, तो उसमें भी चाइना ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो इसमें तो क्या हो गया कि दूर के रिश्तेदारों से आप एंगेजमेंट कर रहे हो अपने बदमाश पड़ोसी को शांत रखने के लिए। तो एग्जैक्टली वही बात आज आप भी इसी सिनेरियो में देख सकते हो। तो रशिया के साथ में कितना ही प्रेशर रहा हो तो फिर भी हमने हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू रखी। बट दूसरी तरफ अगर बीजिंग के एंगेजमेंट की बात करें तो अमेरिका ने लगातार रशिया पे प्रेशर बना करके रखा था कि कैसे भी करके रशिया और ये जो क्या ना मतलब मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो टाइज है ये नॉर्मलाइज ना हो, कैसे भी करके ये टूटे। बट सोवियत यूनियन ने अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। पर दूसरी तरफ आप देखोगे बीजिंग ने जैसे ही रशिया के साथ में अपनी रिलेशनशिप तोड़ी और तोड़ने के बाद में फिर उसने किस तरफ जाना शुरू कर दिया, यूएसए की तरफ। 1960s 1970s के टाइम की अगर बात करोगे ना तो चाइना धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है वॉशिंगटन की तरफ। और उसके बाद में फिर आप देखोगे 1980s 1990s चाइना कितना ज़्यादा ग्रो करता है, आज यूएसए की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर कि टाइम के साथ में कितना ज़्यादा चेंज आता है, हमें सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। तो माओ जेडांग ने रशिया को और इंडिया के रिलेशन को कैसे बताया था जब इंडिया रशिया रिलेशन अच्छे हो रहे थे, बोला रशियन तो बियर्स हैं जबकि इंडियन काउज हैं। इस तरीके से मतलब कि रशिया का जो भालू है, वाइट बियर्स होता है वहाँ पे, मतलब स्पीसीज से कैसे कम, ज्योग्राफी का असर देखो आप यहाँ पे कि वाइट बियर्स जो हैं वो काऊ को बिल्कुल पीक पे चढ़ाना चाहते हैं, जबकि काऊ का बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल शांत, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश की थी। आज यूएस का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा है तो रशिया इस चीज़ को लेकर के बड़ा आसान खुश नहीं है। दूसरा, मॉस्को ने भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना वॉशिंगटन के साथ में एंगेजमेंट करने की। अगर हम वर्ल्ड वॉर्स की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पर्टिकुलर बात करें, तो ये रशिया और यूएसए ये दोनों तो एक ही अलाइज वाले ग्रुप में थे ना, अलाइड सेक्शन में ही तो थे हिटलर को हराने के लिए। और साथ में जब येल्टा सिस्टम आया था, येल्टा बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जिसमें ये फाइनलाइज हुआ था कि जर्मनी को तीन मतलब बिग थ्री पावर्स हैं वो डिवाइड कर लेंगी। बिग थ्री में आप देखोगे यूके, यूएस और यूएसएसआर, ये तीनों डिवाइड कर लेंगे। यूएसएसआर मतलब रशिया। तो ये चीजें जब करनी थी तो इसमें तो मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों साथ में काम कर रहे थे। ये तो चलो ठीक है 1940s में, जब लेट 1940s 50s में कोल्ड वॉर जब शुरू होता है तब जाकर के ये एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं। बाकी तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो दोनों एक ही पाले में थे। तो आज अगर इंडिया की रिलेशनशिप यूएसए से बढ़ती है और कोई ऑब्जेक्ट करे तो इंडिया को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ यहाँ पर हो भी रही है, अभी करंट जो रिजीम हमारा वो यही कर रहा है। रही सही में जब 1960s की बात करें तो रशिया ने अपनी तरफ से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर करने की कोशिश की कि कैसे भी करके अमेरिका के साथ में रिलेशनशिप अच्छे बनते रहें। और मॉस्को के साथ में फिर आप देखोगे कि अलग अलग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल करने के लिए ट्रीटीज भी बहुत सारी साइन हुई। और आप देखोगे एक शेयर्ड ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक एनविजन किया करना शुरू कर दिया था रशिया ने वॉशिंगटन के साथ मिलके। देखो, जब रशिया के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे थे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी कश्मीर के मुद्दे को एंग्लो अमेरिकन इनिशिएटिव के बेसिस पे लाया जाता था, एंग्लो अमेरिकन मतलब यूरोप हो गया या फिर यूके मान लो, यूके और यूएस मिलकर के कश्मीर मुद्दे को जब हाईलाइट करते थे तब रशिया ने हमें बहुत बार प्रोटेक्ट किया है। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो जो G2 निकल के आ रहा है, G2 के अंदर अमेरिका भी है और चाइना भी है। ये दोनों के दोनों अपने रिलेशनशिप को मेंटेन भी करना चाहते हैं, जो कि एशिया में और वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो हो गया ना जो सिनेरियो यूएस रशिया के रिलेशनशिप की चला करती थी, जहां पर वो ग्लोबल कॉन्डोमिनियम पे काम किया करते। कॉन्डोमिनियम का मतलब हो गया एक पॉलिटिकल अलायंस जिसमें यूएसए और रशिया साथ में मिलकर काम किया करते थे। तो वही चीज अब वापस देखने को मिल रही है, जहां पर अमेरिका और चाइना G2 बना करके, ग्रुप ऑफ 2 बना करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली इस चीज को लेकर देखो कहीं ना कहीं कंसर्न भी है।
देखो, एक तरफ जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी, नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी जो ट्रीटी आई थी, उस ट्रीटी का मेन काम क्या था, जिसमें मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों साथ में आए और 1960 के दशक में आकर के और इन्होंने काम किया कि कैसे भी करके हमारे अलावा किसी दूसरे कंट्री के पास में न्यूक्लियर पावर आना जाए, और उसी के लिए इन्होंने एक दूसरे से सहमति भी बना के रखी, मतलब एक तरीके का माहौल बना करके रखा। साथ में रशिया ने इंटरवीन किया हंगरी में, चेकोस्लोवाकिया में, अफगानिस्तान में। तो वहां पर इन सभी चीजों को देखा, जब रशिया की एक्टिविटीज थी ना 1960s में, कि रशिया अपनी तरफ से डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा था, तो इस चीज को लेकर के इंडिया भी बहुत ज्यादा असहज महसूस करने लग गया था कि आज जो वेस्ट ईस्टर्न यूरोप में हो रहा है या फिर पाकिस्तान में हो रहा है, तो वो चीज तो इंडिया के साथ मॉस्को भी कर सकता है। तो चाइना को देखो, रशिया से दोस्ती थी, पर रशिया ने दोस्ती के बदले में बहुत कुछ हमसे लिया भी है और डर भी था। दूसरी तरफ यूएसए के साथ में आज हमारी शायद दोस्ती है, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स को तो ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली चाइना के साथ में हमारी जो रिलेशन है वो ऐसा है कि कैसे भी करके चाइना हमारे साथ में हॉस्टिलिटी बढ़ते तो हम चाइना को कंट्रोल कर सके। ऐसे में हमारे रिलेशनशिप पहले रशिया के साथ में थे और अब हमारे साथ में हम रिलेशन बना के रख रहे हैं अमेरिका के साथ में। तो पॉइंट यहां पर ये आ गया है कि एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरियन वॉर्स की अगर बात करें, यूएसए ने जब साउथ कोरिया को सपोर्ट किया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को सपोर्ट किया, जबकि माओ जेडांग ने 1950 का जब कोरिया वार हुआ था उस टाइम पे नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया। हाँ, ये बात ठीक है कि चाइना को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा, बट फिर भी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश की कि नहीं। उसके बाद में माओ जेडांग के बाद में इनके जो सक्सेसर्स आए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने 1950s का जो सिक्योरिटी ट्रीटी थी रशिया के साथ में, वो एक्सपायर हो गई थी 1980 में, उस पर भी ध्यान नहीं दिया और साथ में फोकस करना शुरू कर दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कि अब कैसे भी करके चाइनीज इकोनॉमी को हमें राइज करना। आज के टाइम पर चाइनीज इकोनॉमी रशिया के कंपेरिजन में 9 गुना बढ़ी है। कहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो टॉप पे चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। आज रशिया और चाइना दोनों ये बोलते हैं कि एशियन नेटो बना लिया है इंडिया ने मिलकर के चाइना के यूएसए के साथ में। तो इसके पीछे तो भाई इनकी खुद की डिफिकल्टीज़ हैं। आज इंडिया को तो अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अपने रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है, और वही चीज़ कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप के साथ में रिलेशनशिप बनाने में इंडिया सोच के आगे बढ़ रहा है। बट चाइना और रशिया अगर इस चीज़ को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्विस्ट है ना ट्रायंगुलर डायनामिक की, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ क्लियर तो हो ही गई होगी आपकी कि कोई भी देश बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर नहीं हो सकते। कभी भी कोई किसी का दुश्मन सेकंडों में बन सकता है, कुछ सालों के अंदर अंदर चेंज होते रहते हैं। कोई दुश्मन आज है तो कहीं वही दुश्मन आज आने वाले टाइम पे दोस्त बन जाए। तो आज आप देखोगे इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यू भी बहुत है, तो इंडिया को चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। ब्रॉड बेस भी है। आज फॉरेन पॉलिसी देखो, इंडिया को कॉपरेट करने के लिए कौन कौन से देश पीछे नहीं है। आज अफ्रीका में सॉफ्ट पावर की बात करो, यूरोप की बात करो, यूरोप इंडिया की तरफ बहुत आशा की नज़रों से देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, जापान की बात करो, इन कंट्रीज के साथ में भी तो हम एंगेज कर रहे हैं ना। कोरिया की बात करो, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी भी है तो इंडिया एक लिबरल कंट्री भी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, ठीक है। हमारे यहाँ पर आप देखो इसी महीने में यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की विजिट भी होने वाली है, तो यूरोपियन पावर्स का भी आप देखो कि इंडिया की तरफ कितना झुकाव है। फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, उनका बिहेवियर देखो कि किस तरीके से इंडिया को अपने साथ में लेकर के आगे काम करना चाह रहे हैं। तो आज इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ अगर बात करो तो केवल 2 मुद्दे ऐसे हैं जहां पर ये एक दूसरे से मतलब एक तरीके से कन्वर्जेंस नहीं रख रहे हैं। एक तो अफगानिस्तान वाला मुद्दा आ रहा है, और दूसरा अमेरिका के साथ में जो इशू, अमेरिका के साथ में इंडिया की एंगेजमेंट, जो कि इंडो पैसिफिक वाला मुद्दा है। केवल इन 2 बातों को छोड़ दें तो इंडिया और रशिया के बीच में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहां पर वो एक दूसरे की टांग खींचे। तो इन 2 चीज़ों को लेकर के रशिया और इंडिया अपने रिलेशन बिगाड़ेंगे, ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ऐसा कोई भी मौका नहीं है जो कि वर्ल्ड में अभी चेंज हो रहा हो और उसको दिल्ली मैनेज ना कर सके। दिल्ली आज बहुत कैपेबल है, ठीक है। तो ये डिस्कशन, ये वीडियो यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच।